माय चैनल। आई एम सिमरन जानी। तो कैसी है मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली? तो आई होप तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी होगी, और नहीं करी है तो अब मैं कराने वाली हूँ। तो गाइस एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं तो दूसरा भी पढ़ा चुकी हूँ। सिलेबस हमारा जल्दी बढ़ रहा है। मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था, मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हर सैटरडे को हमारी क्लास होती है। तो गाइस हर सैटरडे को आना है आपने और पढ़ना है चैप्टर्स को, और सैटरडे मिस हो जाता है तो बाद में पढ़ लिया करो। प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पीछे आप देख सकते हो, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर। नहीं, चैप्टर तो पढ़ा चुकी हूँ गाइस, थर्ड डे पे ही पढ़ा दिया था। आज हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन बैंक 2025-26 का। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन बैंक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, आपके लिए ना ये क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस, मतलब मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, ये पढ़ लिया तो इसके अलावा कोई एक क्वेश्चन को आप टच भी मत करना, बस इन्हें अपनी मेमोरी के अंदर फिट कर लो, ठीक है। मेमोरी में फिट मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है, नो। मैं आपको इजीली ये क्वेश्चन समझाऊंगी, कैसे इन्हें समझ के लर्न करना है ये भी सिखा दूंगी। एंड जस्ट ये आप कहते हो ना दीदी कुछ क्वेश्चन पता चल जाए जिनमें से हमारा पेपर आ रहा हो, ये वही क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड करा है, जो आपकी मेमोरी बूस्ट करने में हेल्प करेगा, चीजों को समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले आप मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, बाद में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन डैश आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी चलती थी सोवियत यूनियन के अंदर? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कौन सी आइडियोलॉजी चला करती थी हमारे सोवियत यूनियन में। मैंने आपको बताया था कि इस आइडियोलॉजी पे पूरा सोवियत यूनियन चलता था, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करो, ठीक है। अगर आपने आंसर कर दिया तो अब अपना आंसर चेक करो। द करेक्ट आंसर इज सोशलिज्म। रशिया जो है हमारा, और इसके जो 14 भाई और थे, ये 15 की 15 कंट्रीज मिलाकर क्या करा था इन्होंने सोशलिज्म को अडॉप्ट करा था। एक ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ पे सब कुछ स्टेट होल्ड करती है, और साथ ही के साथ में जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आई विल हाइड द आंसर्स, ठीक है। डैश वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर। यूएसएसआर ने कौन सा मिलिट्री अलायंस स्टार्ट किया था? मैंने कहा था ना, इन्होंने कोल्ड वॉर के बाद अपने चमचे बना लिए थे। बताओ यूएसएसआर वाले मिलिट्री अलायंस का नाम क्या था? यू आर हैविंग 10 to 20 सेकंड्स, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए क्या था हमारा यूएसएसआर वाला मिलिट्री अलायंस। तो करेक्ट आंसर इज वार्सो पैक्ट। अब अगर आपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मेरे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे होंगे, क्योंकि ये बातें तो मैं आपको बार बार चिल्ला के बताती रहती हूँ, गाइस ये 1 मार्कर है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस गाइस, की क्वेश्चन आंसर्स आपको मिनटों में लर्न हो जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है। तो बाइपोलैरिटी चैप्टर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी जाओ पढ़ लो, 1 घंटे की वीडियो है, और एक बार पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो चैप्टर को वीडियो से, तब आपको ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल यू विल बी लाइक यार ये तो बहुत आसानी से लर्न हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम। सोवियत यूनियन में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा चलता था? जल्दी बताओ उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम। तो करेक्ट आंसर इज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर। तो मैं ऐसे हाइड कर रही हूँ ना, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। कौन लाए थे रिफॉर्म्स? क्या था उनका नाम जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे? यू आर हैविंग 10 सेकंड्स, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। तो येस, हो सकता है आप लोगों ने सही आंसर कराओ, गोर्बाचोव जी लाए थे। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। किसके गिरने को हमने कहा था कि ये जो है आपका कोल्ड वॉर भी एंड हो गए? तो बर्लिन वॉल जो थी ना, जब बर्लिन वॉल गिरी थी तो कहीं ना कहीं ये हो गया था कि अब तो कोल्ड वॉर भी खत्म होने वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज हम। नेक्स्ट आया हमारा ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जैसे कि आपको याद होगा, ये 1970 के टाइम पे हुआ था, ठीक है, 79 में हुआ था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉर हमने पढ़ा था कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉर हुआ है 1989 में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ है हमारा 1991 के अंदर, एंड रशियन रेवोल्यूशन हुआ है 1917 में। तो देखो इस एक क्वेश्चन को मैंने इस पर क्वेश्चन चुन के ही ऐसे डाले हैं, 1 2 3 4 डेट एंड इवेंट तुम्हें लर्न हो गई है मेरे इस MCQ वाले मैच द फॉलोइंग से। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ऑन विच आइडियल सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड। कौन से आइडिया पे सोवियत यूनियन का सिस्टम बेस्ड था? तो सोशलिज्म पे बेस्ड था, ओके। ऐसे क्वेश्चन आपको CUET में भी बहुत हेल्प करेंगे। अब आते हैं हम थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस पे। मेंशन एनी 2 डिफेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था उसके 2 डिफेक्टिव पीसेस बताओ क्या गलत था? तो पहला, इट वॉज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि वहाँ पे ना जो पॉलिटिशियंस वगैरह थे वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक यानी कि अथॉरिटेरियन हो गए थे,
वो लोगों को जवाब नहीं देते थे और करप्शन होता जा रहा था, ये हो गया, ठीक है। When did Yeltsin became the president of Russia? Yeltsin कब जो है बने थे प्रेसिडेंट रशिया के? जून 1991 में बने थे। Which Baltic Republic became member of UN and when? कौन सी बाल्टिक रिपब्लिक जो है मेंबर ऑफ यूएन बनी थी और कब बनी थी? तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया बनी थी सितंबर 1991 के अंदर, ठीक है। ये लर्न कर लो, ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में आते हैं इसलिए इनको लर्न कर लो डायरेक्ट। व्हाट वाज द शॉक थेरेपी? तो शॉक थेरेपी क्या था, मैंने आपको चैप्टर में बताया था। जब इन लोगों ने सोशलिज्म से जो है कैपिटलिज्म में मूव करा, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में मूव करा कि अब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे, अब हम अपने आप को वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलाएंगे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे, तो उसमें इनको शॉक लग गए थे। इनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी, सारी इंडस्ट्रियाँ सस्ते रेटों पे बिक गई, करेंसी की वैल्यू गिर गई, माफिया रूल इमर्ज हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन था इसको ही बोला गया शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी वाज द ट्रांजिशनल फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्टिक सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। और इनकी शॉक थेरेपी किसने कराई थी? वर्ल्ड बैंक और IMF ने। व्हाट वाज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री? को क्या थी लार्जेस्ट गैराज सेल? तो मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर, लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री वाज रिजल्ट ड्यू टू शॉक थेरेपी, द अंडरवैल्यूएबल थेरेपी टू अंडरवैल्यू द वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज ऑफ द USSR टू सेल देम एट थ्रो अवे प्राइसेस। जितनी महंगी महंगी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत सस्ते रेटों पे बेच दिया गया था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR? सबसे बड़ा कॉज क्या था USSR के डिसइंटीग्रेशन का? तो राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनर्स का, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखे हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म जो था ना, यानी कि अपने मन में ये फीलिंग आना कि हमें अपना देश बनाना है, जब वो आ गई थी रशिया के अंदर, एस्टोनिया के अंदर, लताविया, लिथुआनिया के अंदर, यूक्रेन और जॉर्जिया के अंदर, जब इन कंट्रीज़ के मन में ये बात आई कि अब हमें ये ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं रखना है कि हम 15 कंट्रीज़ का यूनियन हो, नहीं, हमें एक अपनी अलग कंट्री चाहिए, अलग फ्लैग चाहिए, अपनी पार्टी चाहिए, अपनी डेमोक्रेसी चाहिए, जब उनके मन में ये फीलिंग आई, तब तो भैया USSR का जो है अलग होना लिखा ही था, चाहे गॉर्बाचोव रिफॉर्म लाए होते या नहीं लाए होते। अब जब इनका मन कर गया है कि हमें अलग कंट्री बनानी है, तो आप इन 15 भाइयों को इकट्ठा नहीं रख सकते थे, ठीक है। What was socialistic bloc? Socialistic bloc क्या था? तो ये लर्न कर लो। The second world countries or the group of East European countries who were liberated from the fascist forces followed the model of the USSR known as socialistic bloc। आपको जैसे याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो यूरोप था ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। जो पूरी की पूरी आपको वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उनमें भी बहुत बर्बादी हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में उन्होंने अमेरिका वाली आइडियोलॉजी अपना ली थी और वो अमेरिका की साइड लेते थे, और उन्होंने जो ग्रुप बनाया था उसका नाम था नेटो। अभी भी वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, जिसमें आप मान सकते हो पोलैंड, और इवन जो ये हमारा ईस्ट बर्लिन आप मान लो, उन्होंने दीवार जैसे तोड़ी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज ने क्या करा था, वो रशिया, ये जो पूरा USSR है, इनकी तरफ आ गई थी और इनके मॉडल पे खुद को चलाया था। USSR का मॉडल कौन सा था? सोशलिज्म वाला, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अमेरिका की मॉडल क्या था? प्राइवेटाइजेशन वाला, जैसे आज के समय पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बर्लिन वॉल फॉल? बर्लिन वॉल कब गिरी थी? तो नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई थी। हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव, जिनके ऊपर नाम लगाया जाता है कि इनकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था। अब आते हैं गाइस हम मेन क्वेश्चन पे, दीज आर द रियल डील, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, मतलब अगर तुमने चैप्टर को बस एक बार पढ़ रखा है ना और तुम बस इन क्वेश्चन को लर्न कर लो, बस इसके ऊपर कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता पेपर के अंदर। MCQ भी आ जाएंगे अगर आपने ये लर्न कर रखे हैं, शॉर्ट भी आ जाएगा, लॉन्ग भी आ जाएगा। नो क्वेश्चन, नो, मैं बता रही हूँ दीज आर अनबीटेबल क्वेश्चन। बस क्या होगा, एग्जाम में इसके क्वेश्चन की लाइन थोड़ी सी बदल जाएगी, आंसर यही जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। ये हर एक CBSE स्टडी मटेरियल पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही आंसर लैंग्वेज है, इसी को लर्न कर लो, इस पर CBSE नंबर देता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। हाउ डिड द USSR कम इनटू एग्जिस्टेंस? USSR कैसे बना था बताओ? तो आपको याद होगा दैट USSR केम इनटू एग्जिस्टेंस। मैं जो ये रेफर कर रही हूँ आपको याद होगा, मैं इस असम्पशन पे कर रही हूँ कि तुम चैप्टर पढ़ के आए हो, तो ऐसे गंदे बच्चे नहीं बनना है बिल्कुल ही कि भैया चैप्टर पढ़ा नहीं और आ गए हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ के पेपर देने जाएंगे, नहीं। पहले चैप्टर पढ़ो और फिर आपको ये क्वेश्चन समझने हैं, ओके। तो USSR केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, ठीक है। विद द इंस्पिरेशन ऑफ सोशलिज्म एंड नीड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। उन्होंने सोचा था हम सोशलिज्म लाएंगे और इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाएंगे जो अपोज करेगी कैपिटलिज्म को। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट अटेम्प्ट था हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश करा था और एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी जब सब कुछ इक्वल होगा, सबके पास घर होंगे इक्वल। ये नहीं होगा किसी के पास इतना बड़ा घर है, किसी पे इतना छोटा सा घर है, किसी पे इतना बड़ा फार्म है तो किसी पे इतना नहीं, सब कुछ स्टेट का हो गया था, सब कुछ गवर्नमेंट का हो गया था, गवर्नमेंट ने सब में बांट दिया था, ठीक है। मेंशन एनी 3 फीचर दैट डिस्टिंग्विश सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट
दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री लाइक जो है यूएस, ठीक है। तो ऐसा क्या था सोवियत यूनियन की इकोनॉमी के अंदर जो हम उसको सुपर पावर कहते थे, हम कह रहे थे ये बहुत ही बढ़िया है। तो 3 फीचर थे सोवियत यूनियन की इकोनॉमी के जो बिल्कुल ही उसे अलग बनाते थे। पहला, सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी उसके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर था जो उसको रिमोट एरियाज तक जो है पहुंचाता था। सोवियत यूनियन के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाती थी, फ्रॉम पिन्स टू कार, सब कुछ ये लोग खुद बनाते थे। याद है ना, जस्ट उनकी जो टेक्नोलॉजी लेवल थी वो वेस्टर्न कंट्रीज के लेवल की नहीं थी, बट फिर भी ये लोग सब कुछ अपनी कंट्री में ही बनाते थे। सोवियत यूनियन इन शॉर्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इनकी इकोनॉमी की सबसे प्लस पॉइंट था। ये अपने यहाँ के लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते थे, यानी कि बच्चे की स्कूल की एजुकेशन सरकार देगी, घर में आप लोगों को सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई भूखा सो रहा होगा। पब्लिक सिस्टम है वहाँ पे कि जो है हर चीज़ में आपको फैसिलिटी मिलेगी, पब्लिक आपका हॉस्पिटल्स आर देयर, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, कलेक्टिव फार्म्स होते हैं वहाँ पे, लोगों को काम करते हैं उन्हें वेजेस मिलती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही नहीं इन कंट्री के अंदर, ऐसा सिस्टम था ये। देयर वर मेनी वेलफेयर स्कीम्स ऑल्सो, और ये ऐसी जगह थी मतलब जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी। आप सोच सकते हो कैसा अलग सा आपको लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी, बट देखो तब भी ये सिस्टम फॉल हुआ क्योंकि इसकी भी अपनी अलग कमियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन सोवियत यूनियन। देखो लिखा है लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड बाय द स्टेट ओनली। हर कोई लैंड जो है, कोई एक मैं कह रही हूँ एक बिल्डिंग है अगर वहाँ सोवियत यूनियन में स्टेट की होती थी, और स्टेट मतलब खाली गवर्नमेंट, स्टेट मतलब होता था पूरे सोवियत यूनियन के लोग और गवर्नमेंट मिलकर उसे ओन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको ये क्वेश्चन चाहे आपको सोवियत यूनियन की इकोनॉमी लिखने को आ जाए या कंपेरिजन करने को आ जाए, दोनों में आप यही आंसर लिखोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो मैंने आपको बताया था चाहे इकोनॉमी अच्छी थी बट पॉलिटिक फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं था लोगों के पास। इनके जो करप्ट हो गए थे लीडर्स सारे के सारे अथॉरिटेरियन थे, लोग को जवाब मांगते थे तो जवाब नहीं देते थे, धीरे धीरे बहुत करप्शन यहाँ फैल गया था। तो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो है कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी और कोई और पार्टी अपोजिशन अलाउड ही नहीं थी, 1 पार्टी सिस्टम था। इकोनॉमी प्लान्ड होती थी और कंट्रोल करता था स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ही। 1 पार्टी सिस्टम का टाइट कंट्रोल था हर इंस्टीट्यूशन पर, कोई इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल नहीं था। यानी कि आपको देखा है ना हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं उन पे आप देख लो कितने चर्चे होते हैं, हम जनता भी पूछती है ये क्यों बना, ये क्या है, कैसे है, ठीक है। ऐसे उनके यहाँ पे वो लोग कुछ नहीं कह सकते थे, जो गवर्नमेंट ने कह दिया उन्हें मानना पड़ेगा, कोई पूछताछ वो नहीं कर सकते थे, या वो लीडर्स को कहें कि आप ऐसा करो हमारे लिए तो वो सुनेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं था। जो लीडर का कम्युनिस्ट पार्टी का मन करता था वो अपनी मर्जी चलाता था। पीपल लैक्ड डेमोक्रेसी, ये लॉक्ड लिखा है, लैक्ड होगा डेमोक्रेसी, एंड वाज स्नैच्ड अवे देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहाँ सरकार के खिलाफ वो लोग कुछ भी पेपर में नहीं लिख सकते थे। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे पास था ना कि हम सेंसरशिप लगी हुई थी, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख नहीं सकते थे, ऐसे ही था कि ब्रिटिशर्स लोग जो है रशियंस के खिलाफ, ये सोवियत, ऐसा ही वहाँ पे था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के खिलाफ आप बोल भी नहीं सकते हो, लिखना तो बहुत दूर की बात है। द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट। अब बताओ, कमेंट करो क्या ये बात सच है कि वो वेस्ट से पीछे थी। तो ऑब्वियसली सोवियत यूनियन वेस्ट बिहाइंड वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सोवियत यूनियन बहुत पीछे था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे था, ठीक है। इट कुड नॉट ऑल्सो कोप विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ पीपल, और पॉलिटिकल एस्पिरेशन फुलफिल करने में भी बहुत पीछे था। वहाँ अमेरिका में फ्रीडम मिल रखा था, लोगों पे फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेसी, ये वो, देखा है ना कितनी फ्री कंट्री है अमेरिका आज के समय पे, और यहाँ लोगों को ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं थी। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों में तो सोवियत यूनियन बहुत पीछे था अमेरिका से, बट एक चीज़ में वो अपना बिल्कुल ग्राउंड बैलेंस कर लेता था, वो था ये गोली बारूद बनाना और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was Gorbachev and why did he seek to reform the Soviet system? अब ये गॉर्बाचोव जी कौन थे और ये रिफॉर्म्स क्यों लेकर आते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आपको याद होगा गॉर्बाचोव कौन है, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के 1985 में। कॉपी लाओ और लिखते रहो ये सब। He was forced by the following factors to seek reforms in Soviet system। कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने रिफॉर्म लगाने का सोचा। पहला, टू कीप USSR अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। अब्रेस्ट मतलब क्या हुआ कि वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन के लोगों को पता चले कि वहाँ के जो देश के लोग हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। अभी तक वहाँ के लोगों को ये बताया जाता था अरे तुम बहुत फर्स्ट क्लास बैठे हो, तुम्हारी बहुत तरक्की है। उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों को सच्चाई दिखाऊंगा कि नहीं, दे आर बेटर देन अस, ठीक है। टू ब्रिंग सोवियत इकोनॉमी एट पार विद द वेस्ट, वो चाहते थे कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हमारी भी बढ़े, ठीक है। टू लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, टू डेमोक्रेटाइज सोवियत सिस्टम एंड टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट। वो चाहते थे कि जो इतना रिजिड सिस्टम हो चुका है कि जनता को तो कोई जवाब देते ही नहीं है पॉलिटिशियन, वो चेंज हो, वो डेमोक्रेसी लेकर आना चाहते थे इन कंट्रीज़ के अंदर। और वो चाहते थे कि जो नॉर्मल हो जाए रिलेशन अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि बहुत खर्चा होता था कोल्ड वॉर के दौरान ये न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा करने में। तो गॉर्बाचोव की सोच बिल्कुल सही थी, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ भी नॉर्मल रिलेशन हो जाए, कि मिलिट्री पे फोकस कम हो और हम लोगों को डेमोक्रेसी दे, लोगों को अच्छा जीवन दे पाएँ हम, और
हमारी कंट्री फिर तरक्की पे होगी। तो उनकी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं थी। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होने के 2 रीजन बताओ। तो पहला है इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक था, लोगों को आज़ादी नहीं मिलती थी, इसलिए वो खुश नहीं रहते थे। एंड नेक्स्ट वाज द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। धीरे धीरे पहले तो इकोनॉमी इनकी अच्छी थी ना, बट इनका वॉर पे इतना खर्चा होता था कि इनकी इकोनॉमी भी खराब होने लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वर द पॉलिटिकल रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। कौन सा पॉलिटिकल रीजन था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ने 70 सालों तक रूल करा था, बट वो लोगों को जवाब नहीं दे रही थी। ऑर्डिनरी पीपल एलियनेट मतलब दूर समझते थे खुद को फ्रॉम एंजॉइंग द प्रिविलेजेस टू पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल अफेयर, यानी कि लोगों को कोई हिस्सा ही नहीं होता था पॉलिटिकल अफेयर में। अब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हम जनता भी कितनी ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड होती है ना, या कोई लॉ बनता है तो वी आर सो इन्ग्रॉस्ड, इनको कुछ इजाज़त नहीं थी, जो पॉलिटिशियन का मन होता था वो करते थे। ड्यू टू स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट द मिस्टेक, लोगों ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। और सेंट्रलाइज अथॉरिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे सोवियत यूनियन में। सेंट्रलाइज अथॉरिटी मतलब एक जगह पे जो रूल बन रहा है वो सब जगहों पर लगेगा। Why did Gorbachev's reform policy fail in spite of his acute diagnosis of the problem? अब गोर्बाचोव जी ने तो बिल्कुल सही फैसला निकाला था कि भैया हम रिफॉर्म्स लाते हैं, फिर भी जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ ये बताओ। तो व्हेन गोर्बाचोव जो है हमारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, उन्होंने सिस्टम को लूज कर दिया और उन्होंने ऐसी फोर्सेज वहाँ पे जो है हो गई जो किसी ने सोचा नहीं था। जब लोगों को सच्चाई पता चले ना कि अरे बाहर के लोग हमसे इतना अच्छा रह रहे हैं, तो उनसे रुका ही नहीं गया। सम सेक्शन ऑफ द सोवियत यूनियन फेल्ट गोर्बाचोव शुड हैव मूव मच फास्टर। ठीक है, कुछ लोग कहते थे कि भाई और रिफॉर्म ला और जल्दी करो। एंड जो है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल लीडर जिनके हाथ से उनकी पावर छिन रही थी, उन्होंने बोला कि नहीं गोर्बाचोव थोड़ा धीरे रिफॉर्म्स लेकर आओ। हाँ ठीक है, हम सोसाइटी को चेंज करेंगे बट इतना जल्दी नहीं। इन दिस टग ऑफ वॉर वो रस्सी खींचने वाला खेल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इधर से जनता कहती थी गोर्बाचोव को हमें और फ्रीडम दो, इधर से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते थे अच्छा सारा फ्रीडम अभी दे दोगे, हमारी सारी पावर छीन लोगे। इस बीच में गोर्बाचोव को सब लोग सपोर्ट करना बंद कर देते हैं एंड वहाँ पे जो है गोर्बाचोव लूज कर जाते हैं और वहाँ पे मिलिट्री रूल लग जाता है पूरे के पूरे सोवियत यूनियन में। ठीक है, Why did Republic became the successor of the Soviet Union? What was its position in the international sphere? कौन सी कंट्री को जो है सोवियत यूनियन की गद्दी मिली थी? तो यू ऑल नो दैट रशिया बिकेम द सक्सेसर। रशिया को ही सारी गद्दी मिली थी सोवियत यूनियन की, चाहे सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन हो या यूएन की सीट हो, सब कुछ सोवियत यूनियन को ही मिला था। बाद में जितने भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स थे ना, मतलब पूरे सोवियत यूनियन पे बहुत न्यूक्लियर वेपन्स, आप गिन भी नहीं सकते हो इस समय पे। मतलब यू कैन इमेजिन 2 न्यूक्लियर वेपन, 10 न्यूक्लियर वेपन होना ही बड़ी बात होती है। इन पे तो किलो टन्स पता नहीं कितने हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक ही को मिले थे, रशिया को। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं अब हम। इन विच रीजन वॉज द नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन विद सोवियत यूनियन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाई? कौन से रीजन में नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन, कौन सा ऐसा रीजन था जो सोवियत यूनियन में रह के बिल्कुल खुश नहीं था? तो सबसे ज़्यादा कौन सा था? जो यूरोपियन पार्ट में थे, जैसे ये यूक्रेन, आज तक देखो इनका वॉर चल रहा है, जॉर्जिया जो हो गया, और जो बाल्टिक रिपब्लिक थी, और रशिया, इनका मन नहीं था पूरे सोवियत यूनियन। इवन रशिया इटसेल्फ, रशिया को खुद भी इस पूरे सोवियत यूनियन में अब नहीं रहना था, वो चाहता था मैं अपनी अलग कंट्री बना लूँ रशिया। इसीलिए जो है इनका सबसे जल्दी डिसइंटीग्रेशन हो गया। मेंशन द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हें शॉर्ट में भी कराया था, अब इसको लॉन्ग में कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला लर्न कर लो, शॉर्ट तो अपने आप ही लिख दोगे फिर। तो पहला कॉज है इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी। स्टैग्नेंसी मतलब रुक जाना। देखो इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, ये लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं, अनाज भी इनके यहाँ बहुत था, सब कुछ था, बट इनका ना मिलिट्री पे इतना खर्चा होता था। और जब ये लोग अफगानिस्तान गए थे वॉर करने के लिए, तो इतना खर्चा मिलिट्री पे हुआ, इतनी पॉपुलेशन वहाँ सोल्जर बन के गई थी, इतनी इनका नुकसान होने लग गया कि इनकी इकोनॉमी रुक गई, स्टैग्नेट हो गई, बढ़नी बंद हो गई इनके लिए। तो इस वजह से लोग खुश क्यों रहते थे कि भैया पैसा तो मिलता है यहाँ पे, धीरे धीरे वो भी कम होने लग गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में वीकनेस हो गई थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से कंज्यूमर शॉर्टेजेस अब होने लग गई थी, खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेजेस होने लगी थी और महंगाई बढ़ने लग गई थी। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस रीड कर लो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लोगों के पास आज़ादी नहीं थी, अब लोग ऐसी जगह पे रह के खुश नहीं थे। वो देखते थे वहाँ अमेरिका वालों में कितना फ्रीडम है, यूरोप में मान लो, ब्रिटेन मान लो, हर जगह डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स, पीपल आर हैविंग राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहाँ जी रहे हैं, ऐसा फील होने लग गया था लोगों को। नॉलेज अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट, ये सबसे बड़ा रीजन था। आज तक जितने भी लोग सोवियत यूनियन में रहते थे, उन्हें लगता था दैट दे आर लिविंग अ बेटर लाइफ, उन्हें लगता था अमेरिका वालों से बेटर लाइफ हम जी रहे हैं, बट जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्हें शॉक लग गया था।
गोर्बाचोव के रिफॉर्म, गोर्बाचोव रिफॉर्म लाए। पता है तुम्हें गोर्बाचोव ने क्या करते हैं? हाँ, डेमोक्रेसी लेकर आए थे गोर्बाचोव। गोर्बाचोव ने हाँ इलेक्शन कराए थे। वैसे तो बस कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड थी ना, इन्होंने कुछ और लोगों को भी अलाउ कर दिया था कि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी के थ्रू लोग वोट करेंगे। इन्होंने अच्छे अच्छे काम करे थे, बट बहुत धीरे धीरे ये काम हुए तो लोग कह रहे थे और फ्रीडम दो, और उधर कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो गुस्सा हो जाते कि हमारी सारी पावर छिन रही है। इस वजह से जो है 2 सेक्शन में जब ये डिवाइड हो गया ना ओपिनियन, किसी ने भी गोर्बाचोव का सपोर्ट नहीं करा, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5th कॉज है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, वो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो आई थी बाल्टिक रिपब्लिक में। बाल्टिक रिपब्लिक कौन सी होती है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया को बाल्टिक रिपब्लिक बोला जाता है। यूक्रेन, जॉर्जिया एंड रशिया, जब इनके मन में आ गया था ना, ठीक है, कि हमने तो है अलग कंट्री बनानी ही है, तो इस वजह से सोवियत यूनियन बिल्कुल ही अलग हो गया। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे याद करना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। पहला है इकोनॉमिक कॉज, दूसरा है पॉलिटिकल कॉज, तीसरा नॉलेज अबाउट वेस्ट, फोर्थ गोर्बाचोव के रिफॉर्म, और फिफ्थ हो गया राइज ऑफ नेशनलिस्ट डिजायर। ये वाला PDF आपको मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम ID पे, अपलोडेड है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके ऐसे लिखना है ये क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया ना, 5 पॉइंट ही इसके लर्न कर लिए, हर MCQ आप सॉल्व कर सकते हो और ये शॉर्ट में आ जाए तो बहुत आसान है। अब आता है अगला, डिस्क्राइब एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे? तो याद है, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मींस एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन खत्म, बाइपोलैरिटी खत्म, कोल्ड वॉर खत्म, विच डिमांडेड द एंड ऑफ आर्म्स रेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ पॉसिबल पीस। उससे आर्म्स रेस भी खत्म हो गई, वरना क्या होता था, रशिया सोवियत यूनियन पूरा का पूरा 10 न्यूक्लियर वेपन बनाता था, अमेरिका 50 बनाता था, फिर ये कहते थे तुमने 50 बना लिए, मैं 100 बनाऊंगा। मतलब आई एम टेलिंग यू इन अ कंपैरिजन, हाइपोथेटिकल वे, तो हर समय इनका मिलिट्री पे ही ध्यान रहता था। बट अब कोल्ड वॉर खत्म, तो ये जो मिलिट्री की इतनी टसल थी और वेपन्स बनाने की, ये अब रुक की थी। डिसइंटीग्रेशन क्रिएटेड पॉसिबिलिटी टू ब्रिंग मल्टीपोलर सिस्टम वेयर नो पावर कुड डोमिनेट, या फिर सोल पावर जहां पे हमारा USA होगा। अब 2 रास्ते थे हमारे सामने, या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा जहां कोई सुपर पावर नहीं होगी, या USA एक सुपर पावर बन के रह जाएगा। दिस डिसइंटीग्रेशन इमर्ज मेनी न्यू कंट्रीज डिवाइडिंग सोवियत यूनियन इनटू 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर ओन एस्पिरेशन एंड चॉइसेस। इस डिसइंटीग्रेशन से क्या हुआ, अब हमारे वर्ल्ड मैप पे 15 नई कंट्रीज और आ चुकी थी। तो ये हो गए सिंपल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। मेंशन एनी 2 possibilities which were being presumed in the change of scenario of world politics after the disintegration of the USSR। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये बताओ जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो लोगों के मन में क्या था कि अब दुनिया कैसी रहेगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लोगों को लगता था या तो बन जाएगा मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे हर कंट्री जो है डोमिनेट करेगी, कोई सुपर पावर नहीं होगी, या फिर USA सोल सुपर पावर बन जाएगा जो वर्ल्ड को, मार्केट को, हर चीज़ को डोमिनेट करेगा। और हुआ क्या था, USA ही बना था सुपर पावर। व्हाट इज मेंट बाय शॉक थेरेपी, और उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेज बताओ। तो शॉक थेरेपी क्या है, ये डेफिनेशन लर्न करो। द शॉक थेरेपी was the state of affairs which signifies the collapse of communism followed by a painful process of authoritarian socialistic system to a democratic capitalistic system। लर्न कर लो, इस लर्न को रट्टा मार लो। ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे शॉक थेरेपी वो था जब ये लोग सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से आप कह सकते हो, जब वहाँ गए ना कैपिटलिज्म में, उसे हमने शॉक थेरेपी कहा। इस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन को रशिया में भी लगाया गया, सेंट्रल एशियन वाले में भी और ईस्ट यूरोप में भी, और करवाया था इसको वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने। शॉक थेरेपी की स्पीड और इंटेंसिटी सब जगह अलग थी, बट जहाँ पे भी शॉक थेरेपी लगी नुकसान ही नुकसान हुआ था इनका। ठीक है, अब आपको बताना है द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। सोशल वेलफेयर का सिस्टम कहा था पूरे सोवियत यूनियन में, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब आप बताओ इसका मीनिंग क्या है एज रेफरेंस टू शॉक थेरेपी। तो देखो क्या हुआ था, द गवर्नमेंट विड्रू सब्सिडीज एंड पुश पीपल इनटू पॉवर्टी। जैसे ही सोवियत यूनियन में गवर्नमेंट की सब्सिडीज हटी, वेलफेयर का सिस्टम हटा कि भैया अब कम्युनिज्म खत्म, अब सोशलिज्म खत्म, अब कम्युनिस्ट पार्टी गई, अब लोग को खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह सब हट गई। तो लोगों को धक्का लग गया एकदम से कि अभी तक तो उन्हें आदत थी ना, एंड उससे काफ़ी लोग पॉवर्टी में चले गए, लोगों की सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होने लग गई। द मिडिल क्लास वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी। मिडिल क्लास जो है पुअर हो गया, और पुअर की तो आप बात ही मत करो। जो कुछ ऐसे लोग थे जिन पे कुछ पैसा था वो तो ये कंट्रीज़ को छोड़ के ही भाग गए थे। माफिया रूल यहाँ इमर्ज हो गया था और इनकी इकोनॉमीज़ बहुत महंगी हो गई थी, इन्फ्लेशन इतनी आ गई थी, प्राइवेटाइजेशन हुई तो अमीरी गरीबी का फ़र्क इनका और बढ़ गया। एग्जामिन द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, अब देखो इन्होंने सोवियत यूनियन से आज़ादी क्यों मांगी थी कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी, राइट्स चाहिए थी, वो भी इन्हें नहीं मिला तरीके से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कोई अटेंशन नहीं दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी कंट्रीज़ की जल्दीबाजी में बनाई गई, इंक्लूडिंग रशिया ऑल्सो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई थी, और पार्लियामेंट्स दैट वर इलेक्टेड वर वीक, और पार्लियामेंट काफ़ी वीक थी। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो इतने अथॉरिटेरियन हो गए थे। एग्जाम्पल बता रखा है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने खुद को 10 साल के लिए इलेक्ट करा और फिर कहा हमें नहीं हटना, हम तो 10 साल और रूल करेंगे। दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन, और कोई उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता था। और जुडिशियल
जुडिशियल कल्चर यानी कि जुडिशरी कोर्ट कचहरी जहाँ लोग इंसाफ मांगने जाए वो तो दूर की बात थी, उसको पे तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो इनकी दो डिमांड थी कि भाई इकोनॉमी अच्छी होगी हमारी, अगर हम सोवियत यूनियन से अलग हो जाएंगे, हम अलग अलग कंट्री बनाएंगे और हमारे पे डेमोक्रेसी आएगी, हमारे पे राइट्स आएंगे। तो वो कुछ ही नहीं हुआ था इनके साथ में। एक तो वो गवर्नमेंट चली गई जो सब कुछ देती थी, रोटी कपड़ा मकान और एम्प्लॉयमेंट, और ऊपर से माफिया रूल आ गया, और दूसरा ये जो पूरे के पूरे राइट्स वगैरह मिलने थे वो भी नहीं मिले थे इन्हें। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बट ऐसा नहीं है कि सही नहीं हुआ, धीरे धीरे जाके चीज़ें सही भी हो गई इनके यहाँ पे, ठीक है, वक्त लगा बट सही हुआ। व्हाट फाइनली लेड टू द राइज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ सोवियत रिपब्लिक आफ्टर द शॉक थेरेपी। तो आप देख रहे हो कि मैंने ना ऐसे सिंक्रोनाइज्ड वे में चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स लगाए, ये नहीं कभी कोई सा कभी कोई सा नहीं। आप ये पढ़ रहे हो मतलब पूरा चैप्टर भी आपका रिवाइज हो रहा है और क्वेश्चन आंसर्स ये रहे, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन को रीड इसलिए नहीं करी हूँ कि आप अपने आप रीड करके इसे कॉपी में लिखोगे तुम्हें लर्न हो जाएंगे, 2 बार लिख लो, ठीक है। इट्स नॉट रट्टा, आप लिखोगे आपकी राइटिंग मेमोरी बनती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने आप लर्न हो जाएंगी ये लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया रिवाइव हुई थी 2000 में, 10 साल आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। रीजन इनके रिवाइवल का क्यों था? क्योंकि इनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थी, तेल, CNG वगैरह सब है इनके पास में, और जिनके पास में ये सब नहीं था तो उनके यहाँ से पाइपलाइन जाती थी। पाइपलाइंस होती है, पाइपलाइंस के अंदर ना मतलब पाइपलाइंस तुम्हारी कंट्री में से जा रही है उसकी रेंट मिलती थी। अदर कंट्रीज गेन बिकॉज द ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट, ठीक है। रशिया इतनी रेंट देता है यूक्रेन को फॉर द पाइपलाइंस। What was the shock therapy? Was this best way to make transition from communism to capitalism? अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी क्या थी, दोबारा एक्सप्लेन आप कर दोगे, रीड करो इसको, तो नहीं, ये बेस्ट नहीं था, किसी और तरीके से भी हो सकता था। अब आपको बताना है रशिया में शॉक थेरेपी का क्या इफेक्ट हुआ था। तो रशिया में लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल नेटवर्क था और वही 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज को उन्होंने बहुत थ्रोन अवे प्राइसेस पे बेच दिया था। इसको लार्जेस्ट गिराज सेल बोला गया था। तो एक कंट्री की जान होती है उसकी इंडस्ट्री, उन्हीं को इन्होंने तहस नहस कर दिया, सस्ते रेटों पे बेच दिया। इट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड ओल्ड वेलफेयर सिस्टम खत्म हो गया। इनकी रूबल की वैल्यू बहुत डिक्लाइन हो गई और GDP तो 1989 का से भी कम गिर गया था, 1999 का। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज से लोग बहुत गरीब हो गए, माफिया रूल यहाँ इमर्ज हो गया और प्राइवेटाइजेशन से अमीरी गरीबी का फर्क और बढ़ गया, ठीक है। अब आते हैं हम Hence, shock therapy brought ruins to the economies and disaster upon the entire region. Next, what sort of conflict had occurred in Soviet republics? अब जब ये लोग अलग हुए, सोवियत यूनियन, ये 15 भाई अलग अलग कंट्रीज बन गए। ऐसा नहीं था कि खाली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लॉस ही हुआ था, इनके आपस में लड़ाइयाँ भी हुई थी अपने नेबर्स में हुआ। सबसे पहले रशिया में हुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट चेचनिया और दागिस्तान, उन्होंने सेशनिस्ट मूवमेंट करे, ठीक है। सेंट्रल एशिया में पढ़ते रहो, तजाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ, अजरबैजान में भी जो है प्रॉब्लम हुई, जॉर्जिया में भी प्रॉब्लम हुई, बहुत समय तक काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम चलती रही, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्टर्न यूरोपियंस की करें तो शेक स्लोवाकिया तो पीसफुली जो है स्प्लिट हो गए थे शेक और स्लोवाक्स में, और सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बाल्कान रिपब्लिक और यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया अगर आप आज मैप पे देखोगे आपको ये कंट्री दिखेगी नहीं, क्योंकि ये कंट्री सेवरल पार्ट्स में पिज्जा की तरह डिवाइड हो गई थी। क्रोएटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हिर्ज़ेगोविना, इनके बीच में एथनिक सर्ब्स जो है अपोज दिस एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सब बोस्नीज फॉलोड। तो यहाँ बोस्निया में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वायलेंस हुआ था और नेटो ने इंटरवेन करा था, इसमें जाके बॉम्ब गिराए गए थे यूगोस्लाविया पे, तब जाके उसके बाद फिर इंटर एथनिक वॉर हुए, बहुत कुछ यहाँ पे हुआ था। तो ये आपको लर्न करना है ईस्ट यूरोप में क्या क्या हम प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी आफ्टर द इनका इंडिपेंडेंस, सेंट्रल एशिया में क्या हुई थी और रशिया में क्या हुई थी। मतलब कि जब आज़ादी मिल गई, सोवियत यूनियन से अलग हो भी गए, अलग अलग कंट्री बन गई, तो अभी चैन नहीं मिला था इन्हें, आपस में वॉर हो गए थे इनके शुरू। एग्जामिन द इंडिया का रिलेशनशिप विद द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सोवियत यूनियन से, रशिया से नहीं, सोवियत यूनियन से हमारे क्या रिलेशनशिप थे? तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। USSR ने हमारी जो है पब्लिक इंडस्ट्री जो भिलाली, बोकारो, बहल है, उनमें बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। हमारे को जो है सोवियत यूनियन कश्मीर इशू पे हेल्प करा था, ड्यूरिंग द 1971 वॉर में भी इसने हमें हेल्प करा था। हमारी कंट्री मिलिट्री इक्विपमेंट USSR से खरीदती है, अब हम रशिया से खरीदते हैं, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो इंडिया, वो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते थे USSR से, और अब हम किसे खरीदते हैं? रशिया से। इंडिया की जो हमारी फिल्म्स है ना वो बहुत पॉपुलर थी USSR में, और बहुत सारे आर्टिस्ट इधर उधर विजिट करते रहते थे। अब अगर हम बात करें रशिया की, अब रशिया पे आते हैं, तो रशिया और हमारे बीच में 80 अग्रीमेंट साइन हो रखे हैं, और हमने इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी साइन करा था 2001 में। इंडिया को बहुत बेनिफिट होते हैं रशिया के साथ फ्रेंडशिप रख के, कश्मीर इशू पे, एनर्जी पे, टेररिज्म पे, सेंट्रल एशिया पे, चाइना के रिलेशन में। रशिया को क्या बेनिफिट होता है हमारे साथ रह के? सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स बायर हैं हम उसके, और हमारी जो है टाइज विद रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बहुत ही अच्छी हो गई है। रशिया ने हमारा इंडिया का न्यूक्लियर एंड स्पेस प्रोग्राम को भी बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करा था, उसने हमें क्रायोजेनिक रॉकेट भी दिया था जब हमें उसकी ज़रूरत थी। तो ये वाले क्वेश्चन में इंडिया के रशिया के साथ भी थोड़े से रिलेशन मैंने आपको बता दिया, सोवियत यूनियन के साथ भी। ओके, हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, और ये इंटायर आप देखो कोई एक ऐसा टॉपिक रहा है बुक का जो इसमें रहा हो, नहीं रहा ना, तो दिस इज व्हाट माय एम इज। हम हर चैप्टर के ऐसे ही करेंगे, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगी मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। इस क्लास में आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब आपने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पाए थे कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं अपनी
अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक लगा रही हूँ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी सिमरन सहानी नोट्स। ये प्राइवेट अकाउंट है, यहाँ पे कुछ नहीं डलता, सिर्फ आपकी कॉपी की जो है नोट्स की फोटोज आएंगी, इन्हें डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा के ले आओ और यहाँ से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।